नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग दीपावली मना चुके होंगे। अब त्यौहार से आप सभी लोग बाहर आइए। चलिए आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर प्रैक्टिस सेट जो है ये इसका नंबर होगा लमसम 28 या 29 के लमसम हो चुका है। ये 22वां है, माफ़ी चाहूँगा, ये 22वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी लोग आइए प्रैक्टिस सेट से हमारे जुड़िए और देखते हैं आप सबकी कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें ताकि जो है हमारा परिवार और बढ़ सके, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके, क्योंकि हम जो है आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 को चलते समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्जियन 2022 का आयोजित किया गया था। बताइए पुणे में किया गया था, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी बेलगावी में, ये बेलगांव है, और ऑप्शन डी है चौबटिया में। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपके ये बेलगांव में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट पेज की ओर। प्रश्न नंबर 2। नाग मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दूसरा, यह भूमि और वायु दोनों प्रक्षेपण संस्करणों में उपलब्ध है। और तीसरा, इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के अंतर्गत विकसित किया गया है। और नीचे दिए गए कूट हैं, तो इन कूटों में से बताइए ऑप्शन ए केवल एक सही है, या 2 3 सही है, या 1 2 या 1 2 3। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो 1 2 3 अर्थात तीनों जो है आपके सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2022 संपन्न हुआ था। बताइए नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और रूस। तो किसके मत, तो श्रीलंका के साथ। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये नौसैनिक अभ्यास था जो कि 7 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच चला था। इसका नाम क्या था, तो स्लीनेक्स था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 4। फरवरी 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। बताइए ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मैत्री और ऑपरेशन सुकून। तो तेरा आंसर क्या, तो ऑपरेशन गंगा के नाम से जो है उनको ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, कहाँ से, यूक्रेन में जो फंसे नागरिक थे, भारतीय नागरिक, उनको वापस लाने के लिए। कब, फरवरी 2022 में। चलते प्रश्न नंबर 5। 19 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। चीन और पाकिस्तान की ओर से पैदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और सेना के लिए व्यापक योजना व रणनीति बनाना इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। इस समिति का नाम बताइए क्या है। ऑप्शन ए रक्षा योजना समिति DPC, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा समिति, ऑप्शन सी सुरक्षा समिति, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन समिति। तो क्या राइट आंसर है, तो रक्षा योजना समिति था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन उसका नाम। चलिए प्रश्न नंबर 6। भारत ने 3 जून 2018 को इंटर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ठीक है, इसके साथ आप नोट कीजिए कब किया था इस मिसाइल का बैलिस्टिक, तो 3 जून 2018 को किया गया था। किसका, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण। यह 6वीं बार है। ठीक है, कितनी बार, तो 6वीं बार जब इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के साथ ही भारत 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस देशों के ग्रुप में शामिल हो गया। वर्तमान में यह क्षमता निम्न में से किन देशों के पास थी। बताइए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, चीन। और ऑप्शन बी है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन। ऑप्शन सी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। और ऑप्शन डी अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, ब्रिटेन। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन था भारत से इससे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद भारत भी शामिल हो गया। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 7। मालाबार अभ्यास 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 25वां अभ्यास है। इसके प्रथम चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी एवं द्वितीय चरण उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ था। और तीसरा, इसमें भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा जापान व ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया था। तो 1 2 सही है, या 2 3, या 1 2, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है, तो उपरोक्त सभी जो है आपका सही है। ठीक है, अगर आपसे मालाबार अभ्यास 2021 के बारे में है तो ये 25वां अभ्यास था। ठीक है, और इसका जो प्रथम चरण बंगाल की खाड़ी में और द्वितीय अरब सागर की खाड़ी में संपन्न हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा जापान और
ऑस्ट्रेलिया, मतलब 4 देश थे, ठीक है। भारत हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, ठीक है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां, 29 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया था, बताइए। वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, मेडागास्कर। तो किसके लिए? तो मेडागास्कर, ठीक है, इसकी सहायता के लिए। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए की ओर प्रश्न नंबर 9, चर्चित शब्द ब्रह्मोस के नामकरण का आधार बताइए। क्या पहाड़ है, ऋषिगढ़ है, नदी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो आपका नदी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए की ओर प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में कौन रडार प्रणाली नहीं है? आपसे यहाँ पे नहीं पूछा तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। नहीं, स्वाति, भरोड़ी, गिरी या मारिच। तो कौन नहीं है? तो मारिच जो है आपका ये नहीं है। बाकी जो है आपकी ये रडार प्रणाली स्वाति, भरोड़ी और गिरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11वां, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष के में जो है गति के लिए अनुपयुक्त है। और दूसरा है, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ठीक है। तो बताइए ऊपर से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर केवल एक आपका जो है सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन और दूसरा जो है बिल्कुल पूर्णतः असत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 12वां, मेगा ट्रॉपिक क्या है? भारत एवं फ्रांस द्वारा विकसित किया जाने वाला प्रस्तावित उपग्रह जिसका आशय अन्य वृत्तों के बीच के प्रदेशों पर निगरानी रखना होगा। और ऑप्शन बी है, कर्क रेखा के आसपास चलने वाली हवाएं हैं। ऑप्शन सी, ध्वनि की गति से तेज चलने वाली फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट है। और ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? तो ये जो है भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया जाने वाला प्रस्तावित उपग्रह जिसका आशय अन्य वृत्तों के बीच के प्रदेशों पर निगरानी रखना है। किसका? मेगा ट्रॉपिक का, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13वां, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, बताइए कब? 27 फरवरी 1982 को, 18 सितंबर 1981 को, 19 जून 1981 को और 25 दिसंबर 1981 को। तो कब छोड़ा गया था? तो आपका 19 जून 1981 को जो है इसको छोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। किसको? प्रथम संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण एप्पल छोड़ा गया था, सैटेलाइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को आप सुमिलित कीजिए, ठीक है। इधर दिया है सूची इसरो, IUCA और IUAC और VSS, मतलब इसका मुख्यालय जो है इसरो का कहाँ पे है, मतलब इसरो का गठन कहाँ पे किया गया है? तो बताइए, आप सभी लोग को पता होगा। तो इसरो का जो है आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है इसरो को? तो आपके बेंगलुरु में, ठीक है। इसका तीसरा होगा, ठीक है, आपका ए हो गया। और IUCA का तो ये कहाँ पे है? तो आपका पुणे में है, ठीक है, पुणे में है, ये आपका बी हो गया। और IUAC है तो ये आपका इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है, ये आपका सी हो गया। और VSSC का जो है तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम आपका ये टी हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आ चुका है। इसको भी आप सूची 1 सूची 2 को आप सम्मिलित कीजिए। और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जो है GPS, इसका बताइए मुख्यालय कहाँ है? और कंपास नेविगेशन प्रणाली है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली का जो है मुख्यालय कहाँ पे? तो आपके अमेरिका में है, ठीक है, GPS का, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा, ये ए हो गया। और कंपास नेविगेशन प्रणाली जो है इसका आपका चीन में है, ठीक है, CNS का, ये आपका चीन हो गया, ये बी हो गया। और गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली का जो है आपका यूरोपीय संघ में है, ठीक है, ये आपका सी हो गया। और लास्ट बच रहा ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली जो है आपके रूस का है, ठीक है, ये रूस का हो गया आपका डी। आप सभी इसकी साथ ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16वां, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से है जो 150 डिग्री सेल्सियस से कम है, 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, -150 डिग्री सेल्सियस से कम है और -273 डिग्री सेल्सियस से वो है। तो ये क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट, -150 डिग्री सेल्सियस से क्या कम होता है, ठीक है। क्रायोजेनिक ताप का आशय होता है -150 डिग्री सेल्सियस से कम। चलिए प्रश्न नंबर 17वां, भारत के कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया, निम्न A, B, C और D यानों के बनाने का सही कालक्रम आप बताइए। तो इस PSLV और ASLV, SLV और GSLV, ठीक है, नीचे कोड दिया गया है। और ABCD सही है या BCD या DCAB या CBDA। तो मैं चलिए इनका जो है आपका कालक्रम जो है इसका वो लिखते चलता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है पहला ये जो हुआ था PSLV का जो है आपका ये 1990 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1990
1990 में, ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा 1990 में। और आपका जो बी है इसका हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में, 1987 में, ठीक है। और सी का जो है आपका, इसका जो है SLV जो है, SLV का जो गठन इसका जो प्रक्षेपण किया गया था इस मिसाइल का, तो आपका 1970 में किया। कब किया गया था? 1970 में, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और GSLV का जो हुआ था आपका 2001 में, ठीक है। कब? 2001 में, ठीक है। तो आप देख चुके हैं सन के अनुसार। तो बताइए पहले पे क्या है? तो पहले आपका 1970 आएगा, फिर आपका 1987, फिर 1990 और फिर आपका 2001 आएगा। तो C, B, A और D, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आज का इसकी शर्ट लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन है, भारत का पहला संचार उपग्रह केंद्र जो है, आपसे अगर पूछे प्रश्न में कि भारत का पहला संचार उपग्रह केंद्र कहाँ खोला गया था, तो आपके महाराष्ट्र के आवी में। कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के आवी में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नोट कीजिएगा। चंद्रमा पर भेजने के लिए यान का जो पथ होता है कितने डिग्री पे जो है निर्धारित किया जाता है? तो 0.01 डिग्री पे, ठीक है। कितना? 0.01 डिग्री पे जो है इसको निर्धारित की जाती है। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ट्रांसपॉन्डर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ट्रांसपॉन्डर कहलाता है, ठीक है। और सोवियत कॉस्मोड्रोम में से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? तो आपका आर्यभट्ट था। मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो क्या था वो? आर्यभट्ट था। किसके द्वारा? ये रूस की सहायता से जो है इसको तैयार किया गया था, ठीक है। सोवियत कॉस्मोड्रोम से जो है प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट है। भूतुल्य कालिक कक्षा में उपचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? तो आर्थर सी क्लार्क के द्वारा जो है व्यक्त की गई थी। किसके द्वारा? आर्थर सी। कौन सा? भूतुल्यकालिक कक्षा में 4 उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क द्वारा व्यक्त की गई थी। लाइडर एक सक्रिय दूर संवेदन प्रणाली है। इसे लेजर किरणों से का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? तो लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह के कक्षा का तल पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतल हो तो उपग्रह स्थिर कक्षा में क्या होता है? स्थापित किया जाता है, ठीक है। वो स्थिर को स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। आप सब इसकी साथ ले चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां। अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल ही में चर्चित हुआ वो क्या है? तो बताइए। एक अंतरिक्ष यान का नाम जिसे चंद्रमा पर संभावित मानव रिहायशी की खोज हेतु भेजना प्रस्तावित है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में सुदूर से शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु भेजा गया उपग्रह है। एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप जो भारत ने बनाया है। और ऑप्शन डी, इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं। तो राइट आंसर क्या? तो यह जो है एक इसरो के द्वारा क्या एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसको ये 3D फोटो लेने की इसमें क्षमताएं होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20वां। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नेदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है तो बताइए। द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजीन और ऑप्शन डी पेट्रोल। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो पेट्रोल का उसमें जो है प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी इन तीनों का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र बताइए। घात स्थल है, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन है और आनुवांशिक विभिन्नता के हैं। तो क्या है? तो राइट आंसर आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनासांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के अविष्ट जीन का इस पारजीनी कपास में अंतरण हुआ? बताइए। बैसिलस सबटिल्स, बैसिलस यूजीएनसिस और बैसिलस एमाइलोलिक्वी और बैसिलस जो है ग्लोस्पाई। तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बैसिलस यूरीजिएनसिस, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है किसे? विषाणु से, जीवाणु से, कीट से या पौधे से? तो किससे लिया गया है? तो आपके जीवाणु से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24। बायोमेट्रिक पहचान में शामिल नहीं होता है। बताइए क्या नहीं शामिल होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट, ऑप्शन बी वॉइस प्रिंट और आंख की रेटिना,
ऑप्शन सी जो है हाथ की ज्यामिति और टाइपिंग की लय, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो होता है क्या नहीं होता है, तो हाथ की जो ज्यामिति और टाइपिंग की लय होती है वो जो है प्रिंटिंग बायोमेट्रिक में नहीं, ये शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 25, दूध किस जीवाणु के कारण जो है खराब होता है बताइए। ये सभी लोग को पता होगा काफी सारे, तो इसमें समय ना खराब करते हुए बताते हैं ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध जो है जीवाणु खराब होता है, जो दही में परिवर्तित कर देता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 26, प्रतिजन अणु का वह भाग जो कि प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया में भाग लेता है कहलाता है क्या। एपीटोप कहलाता है, रोधक्षम अनुक्रिया कहलाता है, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या राइट आता है, तो एपीटोप कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 27, जंतुओं में प्रतिरक्षी अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं को क्या संज्ञा दी गई बताइए। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स या लिम्फोसाइट। तो बताइए क्या संज्ञा दी गई है, तो उसको लिम्फोसाइट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 28, पात्र निषेचन में शिशु का विकास होता है बताइए। समान गर्भाशय से बाहर किसी पात्र में, अंडदाता माता के गर्भाशय में, किसी भी सामान्य महिला के गर्भाशय में, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो किसमें होता है, तो किसी भी सामान्य महिला के गर्भाशय में जो है उसका पात्र निषेचन का जो है शिशु का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29, परख नली शिशु के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 3 जो है गलत है, 1 सत्य। परख नली में डिंब निषेचित होता है, परख नली में बच्चे का जन्म होता है, और परख नली में बच्चे की वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, तो परख नली में डिंब निषेचित होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पेज पे प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, बायोडीजल बनाने में जो है रतन जोत उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बायोडीजल का निर्माण कैसे होता है, तो रतन जोत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ये अगर आपसे प्रश्न पूछे बायोडीजल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो रतन जोत के द्वारा। ठीक है, इसको जेट्रोफा जो है वो भी बोला जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या होता है, तो हरे पौधे होते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक क्या होता है, तो हरे पौधे होते हैं। जब प्रथम पीढ़ी किसी लक्षण में अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट हो उसे संकर ओज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संकर ओज कहते हैं। जब प्रथम पीढ़ी किसी लक्षण से अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो संकर ओज कहते हैं। ठीक है, और देश का पहला अत्याधुनिक क्रायोजेनिक स्टेम सेल बैंक कहाँ पे खोला गया है, तो ये आपके चेन्नई में स्थापित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान जो है कहाँ पे है, तो आपके लखनऊ में है। यहाँ पे औषधि भी है और विष दोनों जो है आपका लखनऊ में इसके हैं। विश्व की पहली कृत्रिम या बायोनिक जो है आंख का विकास कहाँ पे किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ठीक है, विश्व की पहली कृत्रिम या बायोनिक आंख का विकास जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। आप सभी इसकी शर्ट ले चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31, दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दिव्यांग जो है इसका जो है गठन करने वाला जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल या महाराष्ट्र। तो कौन है, तो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में कब इसका खोला गया था, तो आपका सन 1997 में। कब, 1997 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, आपसे एक सवाल है कि इसमें दिव्यांग शब्द जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उस समय थे, तो उनको पहले विकलांग शब्द से इनको जो है इंडिकेट किया जाता था। तो कब से इनको जो है दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर हमें बताइएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं वेट करता हूँ, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ठीक है, मैं ही जो है इसके साथ आपका बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला तो आपका जो दिव्यांग दिवस है कब मनाया जाता है, तो दिव्यांग दिवस जो है आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 दिसंबर को जो है आपका मनाया जाता है। और दिव्यांग शब्द का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मन की बात जो है एक रेडियो चैनल है के माध्यम से, उसमें मन की बात में इन्होंने कब किया था, तो 27 दिसंबर 2015 को। कितना, 27 दिसंबर 2015 को जो है इन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया था कि आज के बाद जो है विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, विकलांगों के लिए किसका करेंगे, दिव्यांग शब्द का जो है प्रयोग करेंगे। और इन्हीं के लिए एक कानून भी पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा, जो है अधिनियम कब लाया गया था, तो 28 दिसंबर 2016 को। उसी के बाद, ठीक, कब, 28 दिसंबर 2016 को। ठीक, आप सभी नोट करते जाइएगा। ठीक है, 28 दिसंबर 2016 को क्या लाया गया था, तो एक कानून पारित किया गया था। ठीक है, और अब फिर से मैं आपको पुनः बताता हूं, दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन था, तो महाराष्ट्र था। कब किया था इसने,
तो 1997 में। कब किया था? 1997। यहाँ पे लिख देता हूँ 1997 में जो गठन करने वाला पहला वो था। ठीक है, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। और दिव्यांग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 27 दिसंबर 2015 को। और जो है दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके लिए कानून कब पारित किया गया था, अधिनियम कब लाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो 28 दिसंबर 2016 को। और इसी दिन जो है आपका विश्व अगर दिव्यांग दिवस भी कहे तो 3 दिसंबर को ही जो है मनाया जाता है। 1992 में जो है विश्व दिव्यांग दिवस मनाने की जो घोषणा जो है की गई थी, कब की गई थी? तो 3 दिसंबर 1992 के द्वारा ही किया गया था। तब से जो है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है हमारा, और सभी देशों में चलते हैं। आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 32। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस अधिनियम के तहत औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा का वर्ष 2023 का उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? बताइए, रिप्लेस अभियान के द्वारा, या रेप्लिकेट अभियान के द्वारा, या ट्रांसफर अभियान के द्वारा, या रिमूव अभियान के द्वारा? तो किसके द्वारा? तो आपका रिप्लेस अभियान के द्वारा जो है इसको लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित किया था? बताइए, अलेक्जेंडर, एडवर्ड जेनर, लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कॉख? तो बताइए किसने किया था? तो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, एडवर्ड जेनर महोदय के द्वारा जो है मई 1796 में। कब? 17 मई 1796। ठीक है, 1700 यहाँ पे लिख दिया, आप सभी नोट करिए। 1796 में टीके का जो है चेचक के टीके का जो है आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। और लुइस पाश्चर महोदय के द्वारा क्या किया गया था? तो इन्होंने रेबीज के टीके का, कब? 1800 के दशक में। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सभी नोट कीजिए। 1800 के दशक में किसका? रेबीज के टीके का। किसका? रेबीज के टीके का जो है इन्होंने खोज किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय ने किसका किया था? तो पेंसिलिन का खोज किया था, पेंसिलिन का। ठीक है, तो पेंसिलिन का किस सन में किया गया था? तो 1928 में। कब? 1928 में पेंसिलिन का। और रॉबर्ट कॉख जो है, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34। एड्स होता है, बताइए एड्स किससे होता है? जीवाणु से होता है, फफूंद से होता है, या कृमि से, या विषाणुओं से होता है? तो बताइए किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। और इसके खोजकर्ता जो हैं रॉबर्ट चार्ल्स गैलो हैं। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट चार्ल्स गैलो जो हैं ये एक पुरुष थे। ठीक है, ये एक पुरुष थे, रॉबर्ट चार्ल्स गैलो एक पुरुष थे। इन्होंने कब इसका खोज किया था? तो 1987 में। 1987 में जो है इन्होंने इसका खोज किया था। किसका? एड्स के, मतलब इन्होंने बताया था एड्स किसके कारण, मतलब वायरस के कारण जो होता है, इसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने किया था। और ये प्रथम पुरुष थे। कौन थे? प्रथम पुरुष। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पुरुष थे। और इनसे पहले जो है, सबसे पहले जो है एड्स के जो है विषाणु का खोज किसने किया था? तो एक महिला थी। कौन थी? एक महिला थी, उनका नाम था फ्रांसवा बेरेसिनोसिस। क्या नाम था? फ्रांसवा बेरेसिनोसिस। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सब नोट करिए। क्या? देखिए, फ्रांसवा सिनोसिस, ये थी महिला थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपकी फ्रांसीसी महिला थी। कौन? फ्रांसवा बेरेसिनोसिस जो थी एक फ्रांस की रहने वाली महिला थी। इन्होंने जो है इसका खोज कब किया था? देखिए, इन्होंने पुरुष थे, इन्होंने 1987 में खोज किया था, परंतु इन्होंने 1982 में। कब? 1982 में जो है इसका जो है एड्स का जो है वायरस का खोज किया था। ठीक है, किसने? फ्रांसवा बेरेसिनोसिस ने। ठीक है, HIV, जिसका नाम था HIV। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुके हैं। आपको मैं पुनः बताता हूँ, एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। और इसके जो है प्रथम पुरुष खोज जिन्होंने खोजा था, उनका नाम था रॉबर्ट चार्ल्स गैलो। ठीक, क्या नाम था? रॉबर्ट चार्ल्स गैलो। ये प्रथम पुरुष। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि प्रथम पुरुष किसने खोजा था HIV के, उसके वायरस का खोज किसने किया था, तो प्रथम पुरुष का नाम था रॉबर्ट चार्ल्स गैलो। और प्रथम महिला जो थी फ्रांसवा बेरेसिनोसिस थी। इन्होंने 1982 में जो है एड्स का जो है विषाणु का खोज कर दिया था। और इन्होंने उसके 5 साल बाद जो है 1987 में जो है इन्होंने खोज किया था। ये पुरुष थे, ये पुरुष थे। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर लगाना चाहिए? बताइए, 6 माह, 7 दिन, 15 दिन, या 30 दिन? तो कितने? तो 7 दिनों के अंतर्गत जो है BCG का टीका नवजात शिशु को लगवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 36। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं
में एक अतिसार से मर जाता है, बताइए जिसका कारण है, किसके कारण, जीवाणु के कारण, रोटा वायरस के कारण, अमीबा या कवक के कारण, तो किसके कारण, तो उसका नाम है रोटा वायरस, जिसके कारण अतिसार होता है। इसके कारण जो है ये बच्चे 200 बच्चों में एक बच्चा जो है मर जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 37, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, किसके लिए बताइए, एड्स हेतु जागरूकता के लिए है, पल्स पोलियो की प्रति जागरूकता के लिए है, बालिका शिशु के संरक्षण का है, या सभी शिक्षाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, शिशुओं को, माफी चाहूंगा शिशुओं को, ठीक है, ये मैं शिक्षाओं पर दिया था, गलती से निकल गया है। तो बताइए राइट आंसर क्या, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो लाल फीता का रिबन का प्रयोग किया जाता है वो उसके लिए एड्स हेतु जागरूकता के लिए, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय, बताइए, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, तो क्या है, तो तांबा जो है आपका अचुंबकीय है, ठीक है, और बाकी सब चुंबकीय हैं। चलिए प्रश्न नंबर 39, भारत ने आणविक विस्तार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है, यह भारत की आणविक सैन्य क्षमता को निर्बल करेगी, यह आणविक शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के विरुद्ध है, और ऑप्शन डी, दक्षिण एशिया क्षेत्र में यह शक्ति संतुलन को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर देते। राइट आंसर का, तो ये जो था ये जो है भेदभावपूर्ण था, इसकी वजह से जो भारत ने इस संधि पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 40, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य, स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित, बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, जानसर प्रभाव पर, दाब विद्युत प्रभाव पर, या एडिसन प्रभाव पर, तो किस पे, तो आपके ये माफी चाहूंगा दाब विद्युत प्रभाव पर जो है ये आपका आधारित है, ठीक है, क्या, घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल का कार्य होता है किस पे होता है, दाब विद्युत प्रभाव पर। चलिए प्रश्न नंबर 41, हाल ही में भारत की आज़ादी से जुड़ी किस शहर की तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया, बताइए, लखनऊ का है, मैसूर का है, वाराणसी का है, जयपुर का, तो कहाँ का, आपके ये वाराणसी का है, ठीक है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है। चलिए प्रश्न नंबर 42, आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% फीसदी से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर देता है, 6.7%, 6.8%, ऑप्शन सी 7.2%, या ऑप्शन डी 7%, तो कितना कर दिया है, तो 6.8 कर दिया गया है, ठीक है, 6.5 से बढ़ा करके 6.8%, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43, बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना, बताइए, HPCA स्टेडियम धर्मशाला का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का, और ईडन गार्डन कोलकाता, या ऑप्शन डी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का, तो कौन सा बना है, तो आपका बना है HPCA स्टेडियम आपका धर्मशाला का, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 44, हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ किस टीम ने IPL के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाया, बताइए, मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल, सनराइजर हैदराबाद, या गुजरात टाइटन, तो किसने, सनराइजर हैदराबाद है, ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 45, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन, बताइए, रोहित शर्मा बने हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, या सूर्य कुमार यादव, ये सभी के फेवरेट हैं, इनके फैन बहुत लोग हैं, मैं भी हूं, तो कौन है, तो आपके रोहित शर्मा है, ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, हाल ही में ईरान की सेना ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, ईरान ने इस हमले को क्या नाम दिया, बताइए, ऑपरेशन अटैक, ऑपरेशन खुमैनी, ऑपरेशन इजराइल, या ऑपरेशन टू प्रॉमिस, तो क्या दिया है, तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस दिया, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 47, हाल ही में किस संस्थान ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाने की घोषणा की, बताइए, किसने, IIT मुंबई ने, IISc बेंगलुरु ने, IIT मद्रास ने, IIT रुड़की ने, तो किसके द्वारा, तो IISc बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 48, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया, बताइए, वेलकम टू द जंगल, कैप्टन मिलर, और ऑप्शन सी ऑल वी इमेजिन एच लाइट, या ऑप्शन डी पुड़िया द रूल, तो कौन सा है, तो ऑल वी इमेजिन एच लाइट, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 49, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस वर्ष 2023-24 के अपने GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया, 7.2%, 7%, 6.9%, या ऑप्शन डी 7.4%, कितना कर दिया, तो आपका 7% कर दिया, कितना, 6.7 से बढ़ाकर के 7%, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 50, ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के जगजीत पवाड़िया संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख निकाय में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं, बताइए, किसके लिए, खाद्य एवं कृषि संगठन,
अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो किसके लिए है? तो आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, क्योंकि हम जो है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए जो हमारी वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दे। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।